एग्जांपल है जिसके ऊपर हम लोग ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके ऊपर हम लोग इफ़ फंक्शन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, ऑब्वियसली ये सारे फर्जी नाम हैं और इनमें बहुत सारे नाम रिपीट भी हो रहे होंगे। स्टूडेंट की जेंडर लिखी हुई है जो हम आगे एक फंक्शन में एक प्रैक्टिस में यूज़ करेंगे। स्टूडेंट के नंबर्स जो उसने ऑब्टेन किए हैं, जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऊपर देखें तो टोटल 65 मार्क्स हैं और स्टूडेंट ने 65 मार्क्स के अंदर से इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं जी पासिंग क्राइटेरिया जी 50%, और स्टूडेंट के पास अगर 50 या 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो पास हो जाएगा, और अगर उसकी परसेंटेज 50 से कम है तो फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले आए हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। मेरे ख्याल से आई बिलीव कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करने से सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। 110 सेल्स हैं, 110 स्टूडेंट्स हैं जिनका डाटा है मेरे पास, और मैं इनके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय मार्क्स, टोटल मार्क्स, राइट। तो इससे मेरे पास एक आंसर आएगा विच इज 77%। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप पहली दफ़ा किसी सेल के अंदर इस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऐसे नज़र नहीं आएगी जैसे अभी नज़र आई है। मैंने इसको ठीक करना है, 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिए। परसेंटेज नहीं, आपके पास ये जनरल फॉर्मेट में इस तरह से वैल्यूज़ नज़र आएंगी। तो आपने सिंपल 110 स्टूडेंट का डाटा किस तरह से कैलकुलेट करना है, मुझे इसको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इस सेल को ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये 65 जो है ये वाला सेल भी नीचे चला जाएगा। तो फिर मुझे ग्रीन वाला सेल फिक्स करना है। मैं F4 प्रेस करता हूँ, ग्रीन वाला सेल फिक्स हो जाएगा। अब मैं इसको थ्रू आउट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। नंबर 2, मैं इसके ऊपर जैसे ही परसेंटेज वाला फॉर्मेट लगाऊंगा तो मेरे पास परसेंटेज आ गई है। मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक परसेंटेज देखना चाहता हूँ, तो यहाँ 1 डेसिमल प्लेस तक, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक परसेंटेज मैंने देखना चाहता हूँ, तो मुझे 2 दफ़ा यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें बॉटम राइट साइड पे एक प्लस का साइन आ रहा होता है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा ब्लैक कलर के प्लस साइन में मेरा कर्सर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से उसको पकड़ के ड्रैग करूंगा तो ये फॉर्मूला नीचे कॉपी होता चला जाएगा। अगर आप गौर से देखें स्टेटस बार के अंदर तो लिखा हुआ है ड्रैग आउटसाइड सिलेक्शन टू एक्सटेंड सीरीज और फिल, ड्रैग इनसाइड टू क्लियर। तो जैसे जैसे मैं इसको ड्रैग आउट करता चला जाऊंगा ये फार्मूला इनके ऊपर अप्लाई होता चला जाएगा, राइट। अब देखें दिस इज 58%, ये कैसे बना, इस सेल को डिवाइडेड बाय दिस सेल और टोटल परसेंटेज, राइट। तो अब ये जो कैलकुलेशन है, मैं 110 स्टूडेंट तक इसको ड्रैग करना चाहता हूँ। ड्रैग करने के बजाय मैं सिंपल यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखेगा कि इस वाले सेल का इसके अंदर लिंक लगा हुआ था। तो जहां तक इस सेल में वैल्यूज आती जा रही हैं वहां तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस फॉर्मूले को खुद ही एक्सटेंड कर देगा। यू जस्ट नीड टू डबल क्लिक ऑन इट, राइट। तो हर बच्चे की परसेंटेज कैलकुलेट हो गई है सेम फॉर्मेट के अंदर और सेम नंबर स्टाइल के अंदर जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था। तो दिस इज द परसेंटेज। अब देखें आपके पास 20,000 स्टूडेंट्स भी होंगे तो आपने सिर्फ एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाना है, आपने रिलेटिव रेफरेंसेस को फिक्स करना है और डबल क्लिक करना है, एंड तक सारे सेल्स के ऊपर ये वैल्यू चली जाएगी। पास या फेल, अगर इस बच्चे के मार्क्स 50% से कम हैं तो ये फेल है, और अगर इसके मार्क्स 50% से कम नहीं है तो ऑब्वियसली वो 50% से ज्यादा होंगे तो ये पास है। तो मेरे पास जो रेलेवेंट कंडीशन होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू इफ दिस नंबर इज लेस देन 0.5। अगर ये नंबर 50% से कम है तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस इज योर कंडीशन, तो इस कंडीशन का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉल्स का मतलब ये है कि इसके नंबर 50% से ज्यादा हैं, और ट्रू का मतलब क्या होगा कि इसके नंबर 50% से कम है। यहाँ से हम लोग इफ फंक्शन लगाएंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ इसके शुरू में बिल्कुल इफ फंक्शन लिख देते हैं, ये लॉजिक इफ फंक्शन के अंदर आ जाएगी, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या लिखना है, वैल्यू ट्रू का ये मतलब है कि इसका आंसर 0.5 से कम है, और अगर परसेंटेज 0.5 से कम है तो बच्चा क्या होगा, फेल होगा। तो इसके ऊपर फेल लिख दिया जाए। और अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो उसका मतलब है कि बच्चे के नंबर 50% है या 50% से ज्यादा है, तो फिर मुझे इस केस में क्या लिखना पड़ेगा, पास, राइट। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये बच्चा पास है और बाकी सारे बच्चे अपनी परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेशन का इंतजार कर रहे हैं। सिंपली मैं इसके ऊपर ये डबल क्लिक करूंगा तो देखें टोटल कैलकुलेशन हो गई है। जिस बच्चे की परसेंटेज 50% से कम है वो फेल है, जिस बच्चे की परसेंटेज 50% से कम है वो फेल है, और जिसकी 50% से ज़्यादा है वो पास है। तो देखें सारे बच्चों का ये भी डिसाइड हो गया कि ये फेल है कि पास है। एक और प्रैक्टिस करते हैं। देखें जनाब, कन्वोकेशन हम लोग करा रहे हैं बच्चों का।
हम कन्वोकेशन में एक प्रॉब्लम है, एक दिन मेल स्टूडेंट्स का कन्वोकेशन होगा और एक दिन फीमेल स्टूडेंट्स का कन्वोकेशन होगा, और हमारे पास मेल स्टूडेंट्स भी हैं और फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। हमने सिर्फ उन मेल स्टूडेंट्स को और उन फीमेल स्टूडेंट्स को बुलाना है जो पास हैं। यहाँ पे हमने कन्वोकेशन डेट लिखनी है जो कि हम बच्चों को बाद में भिजवा सकें, बच्चों को बता सकें कि जनाब आप पास हो गए हैं, अब आपने इस डेट पे कन्वोकेशन में आना है, राइट। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे हम दो कंडीशंस देख रहे होंगे। नंबर 1, अगर उसकी जेंडर फीमेल है और वो पास है तो उसकी कन्वोकेशन डेट ये होनी चाहिए। अगर उसकी जेंडर मेल है और वो पास है तो उसकी कन्वोकेशन डेट ये होनी चाहिए। तो फिर हमारा जो डिसाइड करना है, हमने जो ये डिसीजन लेना है, यहाँ पे जो नंबरिंग डालनी है, ये एक 2 स्टेप प्रोसेस होगा। वो किस तरह से, ये मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा। सबसे पहले मैंने देखना है कि क्या वो स्टूडेंट पास है कि नहीं है, और अगर वो स्टूडेंट पास है तो फिर मैंने दूसरी कंडीशन देखनी है कि क्या वो मेल है कि फीमेल है, और इस कंडीशन की बेस के ऊपर मैं इसे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक स्केच सा बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैंने चेक करना है कि क्या F6 के अंदर पास लिखा हुआ है। दिस इज ए कंडीशन। जैसे ही F6 के अंदर पास लिखा होगा तो इस कंडीशन के 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। ये कंडीशन ट्रू हो सकती है या ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब मैंने ये देखना है कि क्या C6 के अंदर F लिखा हुआ है या M लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि जनाब अगर C6 के अंदर क्या F लिखा हुआ है तो इस कंडीशन के भी 2 आंसर्स हो सकते हैं। नंबर 1 ट्रू और नंबर 2 फॉल्स। यानी कि यहाँ पे F फीमेल लिखा हो सकता है या नहीं लिखा हो सकता। अगर फीमेल लिखा हुआ है तो फिर इसकी कॉन्वोकेशन डेट क्या है, 23 मार्च। तो मुझे यहाँ पे 23 मार्च लिख देना। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे F नहीं M लिखा हुआ है, मेल। तो मेल की कॉन्वोकेशन डेट क्या है, 24 मार्च। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहले चेक करें कि F6 में पास लिखा हुआ है। अगर F6 में पास लिखा हुआ है तो फिर दोबारा चेक करें कि क्या C6 में F लिखा हुआ है। अगर C6 में F लिखा हुआ है तो 23 मार्च कर दें। अगर C6 में F नहीं लिखा हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें M लिखा होगा विच स्टैंड्स फॉर मेल, तो 24 मार्च। हाँ, अगर F6 की कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर यहाँ पे हमने इसको क्या लिखना है, डू नॉट बॉदर टू कम, राइट। तो ये तो एक हार्श वर्ड भी हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट अप्लीकेबल या नॉट अप्लाइड। तो दिस शुड बी द फंक्शन। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम चेक कर रहे होंगे, हम उसे कहेंगे इफ F6 इज इक्वल टू पास। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर हमने फॉर्मूला के अंदर कुछ फिक्स वर्डिंग लिखनी हो तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। वो मुझसे पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या करूं। फिर मैंने से कहा कि दोबारा एक और कंडीशन चेक करो, विच इज अनदर कंडीशन। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेकेंड कंडीशन विल बी इफ, नाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट C6 इज इक्वल टू F, और फिर F के इर्द गिर्द भी इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 23 मार्च लिखना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर मुझे यहाँ पे 24 मार्च लिखना है। और फिर मेरे पास ये वाला इतना इतना इफ का फंक्शन का आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस रेड वाले इफ फंक्शन की बात करूं तो इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने इसकी लॉजिक दे दी, नंबर 2 वैल्यू इफ ट्रू दे दिया। तो इसके बाद मुझे रेड कलर में क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इसके अंदर सिंपल लिख दें डू नॉट कम, राइट। और इस तरह से मेरे पास ये जो मैंने रेड सेल ओपन किया हुआ है ये फॉर्मूला भी क्लोज हो जाएगा। नाउ ये सेल के अंदर जो फंक्शंस डालते हैं और फंक्शन के अंदर हम मजीद फंक्शन डाल देते हैं, इसे हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। यानी कि ये होता है फंक्शन विद इन ए फंक्शन। कभी कभी ऐसे भी होता है, हम लोग कुछ वीडियोस पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं कि फंक्शन विद इन ए फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड इफ फंक्शन।
राइट। देखें ये एक फंक्शन लिख रहे थे, इसके अंदर हमने एक और फंक्शन लिख दिया और उसके बाद ये वाला फंक्शन लिख दिया। तो आए अब जरा इसको एक्सेल पे अप्लाई करके देखते हैं। राइट, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा इफ व्हाट शुड बी माय लॉजिकल टेस्ट। माय लॉजिकल टेस्ट इज कि क्या इस सेल के अंदर पास लिखा हुआ है इज इक्वल टू दिस सेल इज इक्वल टू पास। तो पास के एक ऊपर मुझे इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैंने पास के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, मेरी लॉजिक नंबर 1 कंप्लीट हो गई। इफ दिस लॉजिक इज ट्रू तो फिर मुझे सेकंड स्टेप में ये देखना है ये जो इस सेल में लिखा हुआ है क्या ये इज इक्वल टू एफ है, क्या ये C6 इज इक्वल टू एफ। राइट, अभी मैं डिफरेंट सिस्टम यूज कर रहा हूँ जो मैं नॉर्मली यूज नहीं करता, इसलिए फंक्शन टाइप करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो हमने पहला स्टेप में ये देखा कि क्या वो बच्चा पास है। फिर दूसरे स्टेप में हमने ये चेक किया कि क्या वो बच्चा मेल है या फीमेल है। इफ द स्टूडेंट इज फीमेल तो हमने कहा था कि फीमेल के लिए जो कॉन्वोकेशन डेट होगी वो होगी 23 मार्च। तो ये 23 मार्च अब आपको यहाँ पे इस तरह से टाइप करना पड़ेगा, राइट। और इसके इर्द गिर्द आपको इन्वर्टेड कॉमास लिखने पड़ेंगे। मैं ऐसे कहता हूँ, मैं 23 मार्च नहीं लिखता, मैं इस जगह पे इस सेल का रेफरेंस लिख देता हूँ, राइट। जो इस सेल में डेट आ रही है फीमेल के लिए वही लिख दे, और अगर ये नहीं आ रहा तो मेल के लिए जो डेट आ रही है इस सेल में वही लिखनी। तो बजाय इसके कि मैं टाइप करूं, मैं इसको वहां से लिंक कर देता हूं। लिंक करने का फायदा ये होगा कि मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक नुकसान भी होगा कि जब मैं फॉर्मूला ऊपर से नीचे कॉपी कर रहा हूँ तो मुझे इनको एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। तो वो कोई मसला नहीं है, वो हमने सीखा हुआ, राइट। तो ये वाला इफ का फंक्शन हम लोगों ने चेंज कर लिया। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे, गौर से देखें, इस वक्त ये इफ के नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको एक बैलून की मदद से बता रहा है कि ये इफ कैसे होना चाहिए। ये इस फंक्शन में अब आप कौन सी चीज एंटर कर रहे हैं। जैसे ही आप वैल्यू इफ फॉल्स एंटर कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको बता देगा कि भाईजान अब आप ये वाले इफ फंक्शन में आ गए हैं और आप इसकी वैल्यू इफ ट्रू एंटर कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं कोमा प्रेस करूंगा वो मुझे कहेगा वैल्यू इफ फॉल्स। तो मैं इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ, या मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ डू नॉट कम, राइट। ब्रैकेट कोड क्लोज और उसके बाद ब्रैकेट भी क्लोज है, मेरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा और वो जो नीचे बैलून आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। मैं एंटर करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने वहां से डेट उठा के मुझे दे दी है। अब मुझे इस सेल का डेट फॉर्मेट चेंज करना है। सारे कॉलम को ही सिलेक्ट करके नंबर फॉर्मेट्स में चलते हैं और यहाँ से एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली, दिस शुड बी द डेट 23 मार्च। अब यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला ऊपर से नीचे कॉपी करूंगा तो ये वाले सेल्स भी ऊपर से नीचे कॉपी हो जाएंगे। तो मुझे इन डेट्स को फिक्स करना पड़ेगा। F4 प्रेस करता हूँ, ये भी फिक्स हो जाएगी, F4 प्रेस करता हूँ, ये भी फिक्स हो जाएगी, राइट। और मैं इस फंक्शन को ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ थ्रू आउट, राइट। जैसे मैं इस सेल की यहाँ पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, ये देखें जो स्टूडेंट पास है और फीमेल है उसके आगे लिखा हुआ है 23 मार्च। जो स्टूडेंट पास है और मेल है उसके आगे लिखा हुआ है 24 मार्च। और जो स्टूडेंट एक्चुअली फेल है उसके आगे लिखा हुआ है डू नॉट कम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, राइट। तो दिस शुड बी द फंक्शन जो हम लोग यूज करेंगे। अब ये रिपोर्ट हम लोग नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं। हर बच्चा अपना नाम ढूंढेगा, यहाँ से देखेगा उसका मार्क्स कितने हैं, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी, पास और फेल की बात हो जाएगी, और फिर उसके बाद फौरन ही उसे कम्युनिकेट हो जाएगा कि इस डेट पे अब आपने कॉन्वोकेशन में आना है, राइट। चाहे 500 स्टूडेंट्स हैं, चाहे 5000 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग इसको इतनी ही स्पीड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। व्हाट इफ के मेरा पासिंग क्राइटेरिया चेंज कर दूं, मैं कहूं कि जनाब 65% वाला बच्चा पास होगा, तो मुझे सिंपल ये वाला फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैंने सिंपल इधर जाना है और पास और फेल वाला क्राइटेरिया, तो मैं कहूँगा इफ नंबर इज लेस देन 0.65, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अब मुझे दोबारा से नई कैलकुलेशन करके बता रहा है कि 65% के हिसाब से ये बंदा पास है। और नीचे तो अभी फार्मूला अपडेट नहीं हुआ, मैं जैसे ही सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली सारे सेल्स में दोबारा से नया फार्मूला कॉपी पेस्ट कर देगा। और अब जो बच्चे पहले 58%, 63% वाले पास थे, अब वो फेल हो गए और वो अब नहीं आएंगे,
कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बच्चों को कहें कि जिन बच्चों के मार्क्स 80% से ऊपर आए हैं उनको हम किसी और जगह पे खाना खिलाएंगे, और जिन बच्चों के मार्क्स 80% से नीचे हैं लेकिन वो पास हैं उनको किसी और जगह पे खाना खिलाएंगे। तो इस केस में एक थर्ड लेवल ऑफ इफ भी इंक्लूड हो जाएगा जिसको हमने ज़हन में रखना होगा, राइट। तो अगली वीडियो में हम एक और डिटेल्ड एग्जांपल देखते हैं जिसमें सिर्फ 50% नहीं, हम मल्टीपल लेवल पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं और बच्चों को ग्रेड्स असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ग्रेड्स आ रहे हैं, ये हमारे ग्रेड्स हैं जो हमने बच्चों को असाइन करने हैं, राइट।